तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया है कि तुम्हारा इलाज कैसे करवाना है। बस मैं आज ही पैसे जमा करवा दूंगी अस्पताल में, और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके हाथों पर अपना हाथ रख के तसल्ली के से अंदाज में बोली थी। बिस्तर पर लेटा मरीज, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, कोई और नहीं, माहम का भतीजा था, जिसे कैंसर था। उसके इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, और माहम के पास सिवाय तसल्ली के कुछ न था। उसका जान से प्यारा भाई और भाभी एक कार हादसे में चल बसे थे। वो बस अपने भतीजे के साथ अकेली रह गई थी। वो उसका वाहिद सहारा था, जिसे वो किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहती थी। उसे तसल्ली देकर वो अस्पताल से निकल आई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी सारी रकम कैसे अदा करे। कल तक अगर रकम अदा ना की जाती तो उन्हें इस अस्पताल से निकाल दिया जाता, और फुरकान को इस तरह घर लेकर नहीं जा सकती थी, और न बस वो चंद दिन ही जिंदा रह पाता। उसने एक रिक्शा रुकवाया और उसमें सवार हो गई। अपने खस्ता हाल बैग से एक बड़ा तड़ा अखबार का पर्चा निकाला, जिस पर एक जगह सुरख निशान लगा था, जहां लिखा था कि जरूरत बराए रजाई माँ। 6 माह के बच्चे के लिए एक रजाई माँ दरकार थी, ताकि वो बच्चे की जरूरियात पूरी कर सके। बदले में उसे 20 लाख मिलेगा। उसके हाथ एकदम से कपकपा गए। नीचे एड्रेस लिखा था जहां उसे अभी जाना था। वो अपने भतीजे के लिए जुआ खेलने लगी थी। 20 साला माह, जिसकी खूबसूरती हालात की सितम जरीफी में डर गई थी। वो शादीशुदा नहीं थी, मगर इतनी बड़ी रकम देखकर वो ये जुआ खेलने के लिए जा रही थी। फुरकान की जिंदगी बचाने के लिए उसे बहुत बड़े झूठ का सहारा लेना था। उसे ये डोंक रचाना था कि वो शादीशुदा है और एक बच्चा भी पैदा कर चुकी है, ताकि उसे जॉब के लिए हायर कर लिया जाता। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए बड़ा हौसला चाहिए था, जो वो खुद में सारा रास्ता पैदा करती आ रही थी। रिक्शा एक बहुत आलीशान इमारत के सामने रुका। वो हेड ऑफिस का पता था, जो अखबार में दर्ज था। वो सहज सहज कर चलती रिसेप्शन तक गई, और रिसेप्शनिस्ट ने पहले ही उसे सड़ता पैर देखा। फिर कॉल मिलाई। शायद वो अपने बॉस से बात कर रही थी। फोन रखकर उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। सर, हारून शहजाद आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। माहम ने सर हिलाया और ऊपर चली गई। ऑफिस का दरवाजा नॉक करने से पहले एक गहरा सांस लिया, फिर हल्की सी दस्तक की। उसे इजाजतनामा मिल गया तो शीशे का दरवाजा क्रॉस करती अंदर आई। उस ऑफिस में आने के बाद की दुनिया यकसर मुख्तलिफ थी। एकदम से जैसे तपता सहरा से वो नखलिस्तान में चली आई थी, और सामने बैठा शख्स अपनी रिवॉल्विंग चेयर घुमा रहा था। और उस पर नजर पड़ी तो साकित रह गया। शायद वो लड़की उसकी उम्मीद से ज्यादा हट कर निकली थी। उसके सर पर लगी गर्दन ने सरता पैर उस लड़की का जायजा लिया। आंखों में जैसे चील कौवे फिट थे, या कोई स्कैनिंग मशीन जो उसका जायजा ले रही थी। माम के वजूद पर कपकपी सी तारी थी, मगर उसने हिम्मत से काम लिया और आगे बढ़ी। जी, आपकी तारीफ। आप किस मकसद के लिए तशरीफ लाई हैं? उसका लहजा नजर से ज्यादा काटदार था। माम ने अखबार का टुकड़ा उस शीशे की मेज पर रखा। इस मकसद के लिए सर। इंटरेस्टिंग, क्या आप शादीशुदा हैं? और फिर से उसे स्कैन करते हुए बोला, जाहिर है शादीशुदा होकर इस जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ। वो ठोस लहजे में बोली, सीरियसली? अपने फिगर से आप शादीशुदा नहीं लगती है मुझे। कोई सबूत है आपके पास? वो इसी कहरतार लहजे में बोला, जी मेरा शौहर 2 माह पहले इंतकाल कर गया था, और मेरा एक छोटा बच्चा है, जिसे मैं घर छोड़ आई हूँ। आपको यकीन चाहिए तो आप मेरे साथ चले, उससे मिलवा दूंगी आपको। माहम ने रटा रटाया जुमला दोहराया, जो पूरे रास्ते रिहर्सल करती आई थी। ओ, तो आप बेवा है? अफसोस हुआ, इतनी खूबसूरत लड़की बड़ी जवानी में बेवा होगी। खैर, मैं भी क्या कहूँ, आप मुझे बिल्कुल भी एक बच्चे की माँ नहीं लग रही है। जिस जॉब का तकाजा है, मेरा छोटा बच्चा है जो मुझे जान से प्यारा है, दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। उसे एक माँ की अशद जरूरत है, और उसकी खुराक की भी। क्या आप बाकी एक बच्चे की माँ है? देखिए मिस, आपने अगर पैसों के लिए कहानी गढ़ी है तो आपको बता दो, आपका झूठ पकड़े जाने की सूरत में ना सिर्फ आपको जॉब से निकाला जाएगा, बल्कि डबल रकम आपको अदा करना होगी। इज दैट क्लियर? वो दो टोक लहजे में बोलकर महम का खून रगों में जमा गया। एक उसकी शख्सियत ऐसी थी कि अगले बंदे को जगड़ ले, ऊपर से उसका अंदाज ऐसा कि रूह खींच लेने वाला। मगर वो इरादा करके आई थी। उसे हर हाल में जॉब चाहिए थी, वरना अपने भतीजे को वो खो देती। उससे आगे सोचना नहीं चाहती थी। मुझे मंजूर है सर, मैं आपके बच्चे को अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखूंगी, आप उसकी फिक्र मत करें। उसका एतमाद देख सामने मौजूद शख्स कुछ लम्हे उसे मबहूत सा देखता रहा। फिर अचानक वो अपनी चेक बुक पर झुका और साइन करके चेक उसकी जाने पड़ा। महम को इस कदर जल्दबाजी की उससे उम्मीद ना थी।
ये 10 लाख है एडवांस, और ये रहा एग्रीमेंट जिस पर साइन करने पर आप 1 साल के लिए पाबंद हो जाएंगे। आपको मेरे बच्चे की हर मुमकिन देखभाल करना होगी, इसे फीड करवाना होगा। अपने बच्चे से बढ़कर आप उसका ख्याल रखेंगी। चाहे तो आप अब अपना बच्चा भी साथ ला सकते हैं अगर वो छोटा है तो। इसे ऑफर कर रहा था। वहां ने एक नजर चेक पर डाली और दूसरी एग्रीमेंट पर, और उसके बगैर सोचे समझे झट से साइन कर दिए और चेक उठाकर पर्स में डाला। और इसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो जेरक नजर बंदा इतनी आसानी से बेवकूफ बन गया जाएगा। सर, मैं कल से आपके घर आपके बच्चे की देखभाल के लिए आ जाऊंगी। इस वक्त मुझे कहीं जाना है। वो जल्दी से बोली। श्योर, आप जा सकते हैं। मेरा एक सवाल है। माहम ने थूक लिखा। जी जी बोलिए, आप क्या पूछना है? क्या आपका सी सेक्शन हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी? वो इतनी बेबाकी से बोला कि माम का खून चेहरे पर आ गया। क्या मतलब? वो एकदम अपनी चेयर से उठा और कदम कदम चलता उसके पास आया, इतना कि उसकी गहरी निशान से माम के चेहरे को मजीद गर्मा के। मुझे चेक करना है, उसकी कान में सरगोशी करते हुए बोला। माहम का चेहरा हदत से सुर पड़ा। वो बदक कर पीछे उठी। आपको शर्म आनी चाहिए इतनी घटिया बात करते हुए। अगर यकीन नहीं आप तो मुझे ना रखे, मगर मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। वो फट पड़ी थी जिस पर हारून शरीर सा मुस्कुरा। उसे उस लड़की को तंग करने में मजा आ रहा था। क्या मतलब? मैंने अभी आपको बात पर एतबार करके 10 लाख का चेक किया है। क्या बदले में इतना भी हक नहीं रखता? क्या ये जानना मेरा हक नहीं? उसकी आंखों में देख कर बोला। मैं आपको क्यों दिखाऊं? आप नामहरम है। वो हिचकिचाते हुए बोली। हारून को पहली बार उस लड़की की मासूमियत पर प्यार आया और वो दिल खोल कर रही था। सीरियसली मिस, क्या नाम है आपका? जो भी है। मैंने कब कहा मैं आपको चेक करूंगा? इस काम के लिए मैंने फीमेल स्टाफ रखा हुआ है। उसकी बात पर माहम परेशान हो गई। अगर इन्हें वाकई पता चल गया तो? वो कुंवारी है तो? सर प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें। मैं वाकई एक बच्चे की माँ हूँ। आपको अपना बच्चा लाकर दिखा देती। उससे कुछ ना बन पाया तो वो मिन्नत समाजत पर उतर आई। हारून को लड़की काफी दिलचस्प लगी इस जॉब के लिए। जितनी भी औरतें आई थी वो सब उम्र रसीदा ही थी। हारून को अपने बच्चे के लिए कोई भी मुनासिब नहीं लगी थी, मगर माहम उसे सोच में मुब्तला कर गई थी। वो शायद हारून कर चुका था। ओके मिस माहम, अब कल से प्रॉपर जॉब पर आ जाइएगा। मेरी सेक्रेटरी आपको मेरे घर का एड्रेस दे देगी। अब आप जा सकते हैं। वो ये कहते साथ ही अपना कोट पहन चुका था। शायद उसे भी कहीं जाने की जल्दी थी। माहम ने सुख का सांस लिया और जल्दी से वहां से भागने की। हारून के चेहरे पर एक शरीफ सी मुस्कुराहट तोड़ गई। वो इन 5 माह में पहली बार मुस्कुराया था, क्योंकि जुनैरा के तलाक लेने के बाद वो वक्ती तौर पर टूट सा गया था। वो अपने बच्चे को भी उसके हवाले करके ये कहकर चली गई थी कि तुम इंसान नहीं, एक जंगली जानवर हो। किसी जंगली लड़की की तलाश करो जो तुम्हें सह सके। और हारून उसके रवैये पर दंग रह गया था। कैसी माँ थी जो बच्चे की भी परवाह किए बगैर चली गई। खैर, अब वो नॉर्मल हो चुका था। उसे बस अपने बेटे से मोहब्बत थी। औरत उसके लिए बस सुकून का जरिया थी, और ये सुकून वो किसी और में तलाश कर लेगा, ये शायद करने की ठान चुका था। माम के जाने के बाद उसकी सेक्रेटरी अकेली अंदर आई। वो कुछ हैरान सी थी। सर, आपको नहीं लगता ये लड़की आपसे झूठ बोल गई है? मुझे ये कहीं से भी मैरिड बच्चे की माँ नहीं लगी। कैदी ने भी इसी तशवीश का इजहार किया। हारून ने अबरू चुकाकर उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है कैली, मैं अपना फीडर साथ लेकर घूमता हूँ? आई एम नॉट अ चाइल्ड। ऑफ कोर्स वो लड़की बच्चे की माँ तो क्या, शादीशुदा भी नहीं है, मगर फिर भी मैंने उसे हायर कर लिया है। और मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। वो एक आंख दबाता ऑफिस से निकल गया। केली हैरान सी खड़ी रहेगी। उसका बास वाकई उसकी समझ से बाहर था। खैर, उसकी जान छूट गई थी। इतनी औरतों को रोज डील करके उसे भी सुख का सांस लिया था। महाम रिक्शे में बैठकर सीधा अस्पताल पहुंच गई और 10 लाख वहां जमा करवा दिए। उनसे उसके भतीजे का कुछ माह तक ट्रीटमेंट चलता रहा। बाकी वो बाद में इंतजाम कर लेगी। उसने खुद को तसल्ली दी। फुरकान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। एक बच्चा संभालना कौन सा मुश्किल था। वो नहीं जानती थी कि बच्चे के बाप को हैंडल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल था, जो कि उसे करना था। वाहन ड्राइवर के साथ हारून के घर पहुंच गई थी। एक नौकरानी उसे असद के कमरे में ले गई। असद उसका छोटा बेटा था, बिल्कुल 6 माह का, और इस वक्त वो रो रो कर बेहाल हो रहा था। नौकरानी ने कहा, ये इसका फीडर है,
अभी तो इसे फीडर से दूध पिलाएं। साहब ने कहा कि पहले आपको अच्छी खुराक दी जाए ताकि बच्चे को ताकत मिल सके, क्योंकि साहब के मुताबिक आप काफी कमजोर हैं। ये सुनकर माहम कुछ हिचकिचाई। उसने नौकरानी के हाथ से फीडर लिया और गोद में उस नन्हे से वजूद को डालकर फीडर से दूध पिलाया। बच्चे को शदीद भूख लगी, तभी उसी लिए गटागट वो दूध पी गया। कुछ ही देर में वो सो चुका था। बच्चा काफी सेहतमंद था। देखकर ये नहीं लगता था कि उसे कोई ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए उसे माँ के दूध की शदीद जरूरत हो। उसे संभालना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, मैं किसी को शक भी नहीं होने दूंगी, वो खुद को तसल्ली देने लगी। बहरहाल वो अपने बैग में दूध का डिब्बा और फीडर वगैरह सब रख कर लाई थी, क्योंकि उसे डिब्बे का ही दूध पिलाना था। लेकिन ये काम वो छुपकर करना चाहती थी, किसी को भी बताए बगैर, ताकि उसकी नौकरी भी चलती रहे और उसके भतीजे का इलाज भी होता रहे। बहरहाल बच्चा सो चुका था और बच्चे को संभालने के अलावा माहम का कोई दूसरा काम नहीं था। कुछ देर वो कमरे का जायजा लेती रही। कमरे में एयर कंडीशनर ऑन था। कमरा काफी ठंडा था। उसने बच्चे पर कंबल ओढ़ा दिया और फुरकान के बारे में सोचने लगी। उसके लिए दुआएं करती थी कि उसे कुछ ना हो, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसका इलाज 6 माह तक मुसलसल चलता रहेगा तो उन्हें उम्मीद है वो इस बीमारी से लड़ सकेगा और सेहतयाब भी हो जाएगा। इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। पहले तो नौकरी से घर के इखराजात पूरे हो रहे थे, लेकिन फुरकान की बीमारी पर लाखों का कर्ज था। अभी तो उसे ये भी नहीं पता था कि 6 माह बाद वो मजीद 10 लाख का बंदोबस्त कैसे करेगी। बच्चे को हाथ से थपथपाते हुए यही सोच रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। बगैर दस्तक दिए हारून उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठी और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। नागवारी से उसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। हारून उसी को देख रहा था। माहम ने कहा, आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। वो कहने लगा, घर मेरा, कमरा मेरा, और मैं भला क्यों नॉक करके आऊंगा? हारून खान कभी इजाजत लेकर नहीं आता। ये सुनकर माहम की पेशानी की लकीरें और गहरी हुई। एक बहुत बुरी बात है, इखलाक के बिल्कुल खिलाफ। इंसान को दरवाजे पर दस्तक देकर आना चाहिए। वो कहने लगा, ये इखलाक का सबक आप किसी और को दीजिएगा मिस माहम। अभी 10 लाख दिए हैं मैंने आपको, इस चीज के लिए नहीं कि आप मुझे इखलाक का सबक पढ़ाएं। बल्कि नौकरानी को आवाज देकर कहने लगा, जो मेन्यू मैंने दिया था ना, वो तैयार हो गया? नौकरानी ने कहा, जी साहब, सब कुछ तैयार है। वो कहने लगा, टेबल पर खाना लगाए। और फिर माहम की तरफ मुखातिब हुआ, मिस माहम, आप खाना डाइनिंग टेबल पर खाएंगी या मेरे सामने खाएंगी? मैं नहीं चाहता कि आप खुराक में कोई लापरवाही करें और मेरा बच्चा कमजोर हो। चलिए मेरे साथ, खाना टेबल पर लग चुका है। माहम को उसकी बात समझ ही नहीं आई थी। बहरहाल वो बाहर आई तो टेबल पर खाना लग चुका था। चिकन, मटन, बीफ से बनी बेशुमार चीजें देख वो दंग रह गई। क्या अपनी इतनी फैमिली को दावत दी है क्या? इतना ज्यादा खाना कौन खाएगा? वो मासूमियत भरी हैरत से बोली। तो हारून ने दिलचस्पी से उसके नाजुक सुरापे को देखा। मेरी फैमिली आप है और मेरा बच्चा, ये सब इसी के लिए तो कर रहा हूँ। मैं आप पे ये सब खाएंगी और सेहतमंद होगी, तभी तो मेरे बच्चे को फीड करवा सकेंगी ना। वो हैरत से दंग रह गया। व्हाट? मैं इतना सब नहीं खा सकती? और क्या है, सेहत में बिल्कुल फिट हूँ, आपके बच्चे की जरूरत पूरी कर सकती हूँ, ये सब खाए बगैर भी। और मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे ये गोश्त वोश्त नहीं पसंद। वो नाक मूंद चढ़ाने लगी। अपनी नौकरानी से कहिए कि कल को कोई दाल सब्जी साथ बना ले। मैं इतना ज्यादा गोश्त और चिकन खाने की आदी नहीं हूँ। खाना तो आपको मेरी मर्जी से ही खाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हर चीज मेरी मर्जी से ही करनी पड़ेगी मिस माहम। ये सुनकर माहम को कुछ अजीब सा लगा। वो शख्स तो उससे यूं बात कर रहा था जिससे उसका मालिक बन बैठा हो। उसने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझी मिस्टर हारू, आप कहना क्या चाहते हैं? तो वो कहने लगा, मैंने तो सीधी सी बात की है। देखिए मिस माहम, आपकी खुराक का ताल्लुक मेरे बेटे की सेहत से है। इतना तो आप भी अच्छे तरीके से समझती होंगी। जाहिर सी बात है, आप शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ बन चुकी हैं। इतना तो आपको भी पता होगा ना कि माँ की अच्छी खुराक बच्चे की सेहत की जमानत होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी खुराक खाएं। अपनी सेहत देखी है आपने? लगता ही नहीं है कि आप बच्चा पैदा कर चुकी हैं। वो फौरन उसकी फिगर को बहूर देखते हुए
उसे बेआराम कर गया। उसे कीमे वाला बाउल उठाया और एक चम्मच भरकर कीमा माहम की प्लेट में डाल दिया। इसे खत्म करें, इसके बाद बाकी चीजें भी हैं। माहम ने कहा, मैं ये नहीं खाती, मुझे आदत नहीं है। हारून कहने लगा, फिर वही बात, अरे भाई, अपनी मर्जी नहीं करनी, मेरी मर्जी चलेगी यहाँ। उसने शहादत की उंगली अपने सीने की तरफ करते हुए कहा, मैं हारून ये करूंगा, आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्योंकि आप मेरे बच्चे की केयर टेकर हैं, इसे आपसे परवरिश पानी है, तो आपको मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। आपका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। और एग्रीमेंट में मैंने ये सब जिक्र कर दिया था, आपने पढ़कर भी साइन किया है। इस वक्त माम के दिमाग में बस डॉक्टर की बातें घूम रही थी कि जल्द अज जल्द पैसों का बंदोबस्त करें, क्योंकि आपके भतीजे का अगर ट्रीटमेंट शुरू ना हुआ तो हम उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं ले सकते। वो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएगा। उसने तो एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा भी नहीं था, बस साइन किए और चेक लेकर सीधा अस्पताल गई थी, लेकिन अब चुपचाप नजरें झुकाए बैठी हुई थी। हारून ने नेपकिन अपनी गोद में रखा और कहने लगा, मिस माहम, खाना शुरू करें। माहम अगर रोटी के साथ वो कीमा खाती तो यकीनन उसके बाद और भी कुछ नहीं खा सकती थी, इसलिए उसने सामने से चम्मच उठाया और चम्मच से खाने लगी। लेकिन फिर भी कीमा बहुत ज्यादा था। चम्मच से खाने के बावजूद उसका पेट बढ़ चुका था। लेकिन तभी हारून ने उसकी प्लेट में गोश्त का सालन डाला, साथ ही से रोटी पकड़ाई और कहने लगा, अब ये खाएं। माहम ने कहा, मैं मजीद नहीं खा सकती, प्लीज। वो कहने लगा, खाना तो पड़ेगा आपको मिस माहम, क्योंकि पूरी रात मेरे बेटे ने आपसे खाना है, आपके सीने से लगकर अपनी भूख मिटानी है, तो आपके अंदर भी तो खुराक होनी चाहिए ना। हारून के अंदाज से उसे बोहरा बहुत अजीब लगा था। अपने निचला होंठ दांतों तले दबाए उसने ये बात कही थी, और फिर जिन नजरों से माहम को देखा था उसे अपने वजूद पर चूंटियां चलती हुई महसूस होने लगी। वही आर पार चीरती हुई नजरें जो माहम को कांपने पर मजबूर करती थी, वो जर्जरी लेने पर मजबूर हो जाती थी। माहम का सब्र एक दिन में जवाब दे गया था और वो खड़ी हो गई। अरे बैठिए ना मिस माहम, प्लीज आधी रोटी ही खा ले। मैं नौकरानी से कहकर दूध का गिलास भी आपके कमरे में भिजवा देता, ताकि मेरे बेटे का पेट बढ़ने से आपको कोई कमजोरी महसूस ना हो। माहम झिझकी थी और फौरन से कमरे के अंदर चली गई। उसे लगा कि एक आसान सा काम है जो वो कर लेगी, मगर हारून ने 4 ही घंटों में उसका जीना धो भर कर दिया था। वो बड़ी बेचैन थी। माहम को लग रहा था कि उसने शायद कोई गलत हारून कर दिया है। ये शख्स तो इस पर अभी से अपनी मर्जी चला रहा था, हालांकि ऐसी कोई बात उसने उसके साथ डिस्कस भी नहीं की थी। अब पता नहीं एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ था, वो नहीं जानती थी और माहम सोचने लगी। लेकिन बहरहाल हारून को यूं हुक्म चलाना, यहाँ तक कि माहम ने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उठना बैठना है, हर चीज पर अपना हुक्म जारी करना, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर उसकी जोमायनी बातें, उसकी इशारे, उसकी आर पार करती नजरें, माहम को सब कुछ अजीब लग रहा था। बहरहाल रात के 12 बजे असद फिर से रोने लगा। माहम की भी आंख खुल गई। जल्दी से उसने अपने बैग से फीडर निकाला और उसे अच्छी तरह से धोया और पाउडर वाला दूध का फीडर बनाकर उसने असद को पिलाया। वो फीडर पीने के बाद फिर से सो चुका था। जल्दी से माहम ने उस फीडर को धोया और दोबारा अपने में बैग में रखकर बंद कर दिया। रात को उसे दुपट्टा पहनकर सोने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने अपना नाइट सूट निकाला, जो एक ढीला ढाला सा ट्राउजर और शर्ट था, और वॉशरूम चली गई। ठंडे पानी से शॉवर लिया और फिर शर्ट और ढीला ट्राउजर पहनकर कमरे में आकर लेट गई। हालांकि एयर कंडीशनर की वजह से कमरा ठंडा था, लेकिन नहाने के बाद बहुत सुकून महसूस कर रही थी। चंद ही मिनटों में उसकी आंख लग गई थी। सुबह 6 बजे फिर असद की रोने की आवाज पर वो उठी थी। दोबारा फीडर दिया, उसका पंपर तब्दील किया। असद अब उसके सीने के साथ लगकर सो चुका था। बच्चे को संभालना काफी आसान काम था, मगर बच्चे का बाप उसे काफी टफ टाइम दे रहा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बुरी तरह हड़बड़ा कर उठी थी, क्योंकि कमरे में हारून मौजूद था। उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था और चुपती नजरों को महसूस करके उसकी नींद खुली थी। जैसे उसने सामने हारून को देखा, हड़बड़ा कर उठकर बैठी। दुपट्टा इस वक्त सोफे पर मौजूद था। उसने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले थे और वो इसे बेहुदा होकर देख रहा था।
माहम ने अपने दोनों हाथ अपनी सीने पर रख लिए और खुद को छुपाने की कोशिश की। और हारून की मुस्कुराहट गहरी हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, आपको रात को तो बताया था, ये मेरा घर है, मैं कहीं भी आ जा सकता। उसने कहा, मैं आपकी महरम नहीं हूँ कि बिला तौकफ आप मेरे कमरे में बगैर दस्तक के आ जाए। मैं आपको ऐसी इजाजत हरगिज नहीं देती। फिर वो जल्दी से उठकर सोफे से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर लपेटा। मैं तो ये पूछने आया था कि रात को आपको क्या मुश्किल पेश तो नहीं आई कोई? असद ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? नजरें अभी भी उसी पर जमी हुई थी। नहीं, मुझे किसी ने तंग नहीं किया, लेकिन आइंदा आप दस्तक दिए बगैर नहीं आएंगे, ठीक है? ऐसा ही करूंगा। और फिर कहने लगा, दूध पिया पी लिया था क्या रात को? माम का उसका ये मनमाना अंदाज चिंचिला रहा था। जी नहीं, मुझे रात को दूध पीकर सोने की आदत नहीं है। तो फिर आदत डाल लें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में जरा भी कमजोरी आए। मैंने सुना है कि औरत ताज़ा दूध पिए तो बच्चे को भी दूध का असर होता है। क्या ये सच है? हारून की बात पर माम का जी चाहा कि यहाँ से भाग चल। मैं कुछ नहीं जानती। बड़े गुस्से से माम ने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं जानती? अपने बच्चे को तो दूध पिलाया होगा ना आपने। माओ को तो ये बातें पता होती है। आप कैसी माँ है कि आपको नहीं पता? वो शायद उसे जज करने ही आया था। बहरहाल, अपनी खुराक का खास ख्याल रखियो, वरना मुझे जबरदस्ती अपने हाथ से आपको दूध पिलाना पड़ेगा। वो कमरे से बाहर गया तो माहब ने अपने कपड़े बदले। तब तक असद भी उठ चुका था। उसे नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर माहब ने बिस्तर पर लिटा दिया और वो खेलने लगा। वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा था। माहम की परेशानी उस वक्त दोहरी हो चुकी थी। जब हारून घर पर आता था, एक एक बात उससे पूछता था। दिन में कितनी बार मेरा बेटा फीड करता है, आपको मुश्किल पेश तो नहीं आती? ऐसी बातें जिससे माहम घबराती। ऐसी बातें जो शोहर अपनी बीवी से अपने बच्चे के हवाले से पूछता है, वो भी बहुत बेबाकी से। उसका जी भर के इम्तिहान ले रहा था और माहम का सब्र का मुजाहरा करने पर मजबूर थी। एक रात खाने के दौरान उसने हारून से कहा, सर मुझे अस्पताल जाना है। मेरे भतीजे की तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने फोन करके इत्तला दी है। वो काफी परेशान थी। हारून सलाद खा रहा था। उसने कहा, ठीक है, जब मैं सुबह ऑफिस आऊंगा तो आप तैयार रहिएगा, या आपको ले जाऊंगा। नो सर, मैं खुद चले जाऊंगी, मुझे मेरे बच्चे से भी मिलना है। वैसे तो मेरे दोस्त उसका अच्छे से ख्याल रख रही हैं, मगर मैं उसकी भी माँ हूँ। मेरा दिल उदास है, मुझे 3-4 घंटे की छुट्टी चाहिए। इस बात पर उसकी पेशानी पर दल पड़ गया। क्या मतलब 3-4 घंटे? देखिए मिस माहम, मैं आपको सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी दे सकता, वो भी मुश्किल से। मैं आपको अस्पताल ड्रॉप कर दूंगा। आपको पहले भी बताया था कि जब आपको अपने बच्चे की याद सताए, ड्राइवर को बेचकर उसे यहाँ बुलवा लिया गया। मगर मैं ज्यादा देर आपको जाने की इजाजत नहीं दूंगा। 1 घंटे बाद ड्राइवर आपको ले आएगा। वैसे भी मेरा बच्चा आपके साथ एडजस्ट होने लगा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आपको मिस करे और पीछे से रोना धोना मचाए। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां मैं अपने बच्चे को आपके साथ भेज नहीं सकता। बहरहाल, 1 घंटे से ज्यादा की छुट्टी आपको नहीं मिल सकती। मेरा भतीजा भी बच्चा है सर, वो मेरे बगैर घबराने लगता है। उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। उसे बताने लगी, शायद उसके दिल में कोई हमदर्दी जाग उठे और वो पैसे दे दे, क्योंकि 6 माह बाद उसे जरूरी 10 लाख की जरूरत थी। हाँ, तो 1 घंटा काफी होता है दिलजोई के लिए। आप जी बढ़कर उसकी दिलजोई करना और फिर आ जाना। वो टस से मस नहीं हुआ था, पत्थर दिल इंसान कहेगा। माहम को उसने सुबह अस्पताल छोड़ा और वहीं से वो चला गया। वो अपने भतीजे से मिली, जो कि पहले से काफी कमजोर लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयां वक्त पर नहीं लेता, इंजेक्शन लगाते हैं तो लड़ने झगड़ने लगता है। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम फुरकान? वो कहने लगा, फुप्पो, मुझे यहाँ नहीं रहना, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। माहम कहने लगी, मेरा इख्तियार में होता तो मैं ले जाती, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है और यहाँ तुम्हारा अच्छा इलाज हो रहा है, तुम ठीक हो जाओगे। बड़ी मुश्किल से अपने उसने भतीजे को समझाया। घड़ी पर नजर दौड़ाई तो 1 घंटा होने वाला था। तभी ड्राइवर की कॉल उसके नंबर पर आई कि वो नीचे उसका इंतजार कर रहा है। माहम उसे तसल्ली देकर और उसे समझाकर आई थी कि वो इलाज कराए,
वापस कर आई तो असद की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से असद को गोद में लिया और उसे फीडर पिलाया। कुछ देर उससे खेलता रहा और फिर सो गया। रात को माहम को लगा जैसे फिर कोई चुभती हुई नजरें उस पर है। उसने आंखें खोली, कमरे में अंधेरा था। फिर जैसे किसी के हाथ की उंगलियां उसकी गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता ठहर रही थी। वो तो एकदम चीख कर उठ बैठी। उसने जल्दी से हाथ मारकर लैंप ऑन किया। सामने देखा तो हारून था। पता नहीं किस जज्बे के तहत उसकी आंख खुली थी। वो भी नाइट सूट में था। उसे देखकर माहम पूरी तरह घबरा गई थी। उसकी आंखों में जो खुमारी थी, उसे देखकर माहम के होश उड़ गए और फौरन खड़ी हुई और कहने लगी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, बस नींद नहीं आ रही थी। ये कहकर वो माहम के करीब आया था और उसके चेहरे पर बिखरे बाल अपनी शहादत की उंगली से पीछे करने लगा। लेकिन माहम ने एक झटके से उसका हाथ पीछे किया और कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, बाहर जाए और मैं कमरा लॉक करके सोया करूंगी। और कहने लगा, ऐसे कैसे? तुम्हें मैंने एडवांस पैसे दे चुका हूँ। 1 साल से पहले तुम कहीं नहीं जा सकती। अब तुमने मुझे खरीदा नहीं है, पता है ना? बच्चा संभालना कोई आसान काम नहीं होता। क्यों एहसान जताते हो बार बार? अब मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। हर हाल में वो घर आई थी क्योंकि उसे हारून के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जवानी में तुम्हारा शौहर चला गया। शौहर की कमी तो महसूस होती होगी ना तुम्हें? एक एक कदम वो माहम की जाने बढ़ाते हुए पूछ रहा था। उसने जैसे माहम की बात सुनी अनसुनी करती थी और अपनी ही बोले गया, ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? आप होश में नहीं लग रहे, जाएं यहाँ से। मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की। इस उम्र में अपने जज्बात पर काबू कैसे पाती हो? क्या दिल नहीं चाहता कि कोई हो मीठी मीठी बातें करे, तुम्हें सुकून दे? मेरी बीवी को तलाक के लिए भी 3 माह हो चुके हैं। असद के पैदा होने से पहले उसने तलाक ले ली थी। फिर जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ, उसने मुझे थमाकर हर रिश्ता खत्म कर दिया। और जानती हो, इद्दत खत्म होते उसने शादी भी कर ली, क्योंकि औरत शादी के बाद मर्द के बगैर रह नहीं सकती, जैसे मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता। कि आज मुझे भी बड़ी शिद्दत से अपनी बीवी की कमी महसूस हो रही है। मैंने सोचा शायद तुम भी जाग रही होगी, ऐसी कोई ख्वाहिश तुम्हें भी तंग कर रही होगी ना। उसी जी बढ़ के परेशान कर रहा था। ठड़की कहीं का, तमीज से बात करे मेरे साथ। इस किस्म की फजूल बातें ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। हारून मुस्कुराया था और कहने लगा, ओके ओके, गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो वो दूसरी बात कर लेता हूँ। तुम्हारे भतीजे को कैंसर का मर्ज है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे मजीद अच्छे अस्पताल में जाने की जरूरत है? उसने एक और कदम माहम की जाने बढ़ाया था। अब माहम दीवार के साथ जा लगी थी। जी, मगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ज्यादा। इतना ही काफी है। उसका इलाज हो रहा है, लाखों की जरूरत है उसके इलाज में, और तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है। आई एम राइट? जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भतीजे के सारे अखराजात उठाऊं, तो तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? मुझसे निकाह कर लो। क्या ये बात भी एग्रीमेंट में लिखी थी? आप अब हद से बढ़ रहे हैं सर। वैसे भी मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरा मंगेतर कुछ अरसे के लिए सऊदी गया हुआ है। 1 साल में वो वापस आ जाएगा और मैं शादी उसी से करूंगी। अपने भतीजे का इलाज में अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से करवा लूंगी। फिक्र ना करें। आहम के इनकार ने जैसे हारून के अंदर आग लगा दी थी। व्हाट डू यू मीन? कौन सा मंगेतर? कैसा मंगेतर? तुम्हारे शौहर के इंतकाल को भी चंद माह हुए वकूल तुम्हारे। तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है। आई एम राइट? माहम के तो जैसे होश उठ गए। जल्दबाजी में वो सच बोल गई थी। वाकई उसका मंगेतर सऊदी में था। झूठ तो उसने नौकरी हासिल करने के लिए बोला था, लेकिन अब लग रहा था कि वो बुरी तरह फंस गई है। एक शादीशुदा औरत का मंगेतर कैसे हो सकता है? बताओ मुझे। उसकी आंखों के डोरे गुलाबी होने लगे। पीछे एक दीवार थी। माहम पूरी तरह घबराई ही थी। कहने लगी, शौहर के इंतकाल के बाद एक नौजवान ने मुझे प्रपोज किया था। तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ हो कर रह चुकी हो, यही कहा था तुमने? माहम की रंगत सफेद पड़ गई। जी, यही सच है। माहम की बात सुनकर हारून ने घूर कर उसे देखा। सबूत दो लड़की, तुम एक बच्चे की माँ रह चुकी हो और बच्चे को तुमने फीड भी करवाया था। चलो अब दुपट्टा उतारो, मुझे सबूत देखना है। हारून के मुंह से ये सुनकर माहम गुस्से से आग बगोला हो गई थी। वो सारी हदें क्रॉस कर रहा था। ये क्या बदतमीजी है?
आपको शर्म नहीं आती? उसके करीब आया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर माहम के होश उड़ गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, जब औरत फीड करवाती है तो उसकी फिगर कैसी होती है और एक कंवारी लड़की की फिगर कैसी होती है। अब खुद से दुपट्टा उतारोगी या मैं उतारूं? ये कहते हुए हारून ने माहम के गले में हाथ डालकर उसका दुपट्टा पकड़ लिया। माहम की जान निकल रही थी। उसने जल्दी से उसका हाथ झटक दिया। सच वो जान चुका था। उसे नहीं पता था कि कमरे में उसने कैमरा लगा रखा है। डब्बे से दूध बनाकर असद को पिलाते हुए वो वीडियो वो देख चुका था। जब तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ हो, तो फिर मेरे बच्चे को डिब्बे का दूध क्यों पिला रही हो? 10 लाख में मैंने तुम्हें इस चीज के दिए थे क्या? मैंने एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि धोखे की सूरत में 20 की बजाय तुम मुझे 40 लाख वापस करोगी। तुम मेरे बच्चे को डिब्बे का दूध पिला रही हो, अपना नहीं। एग्रीमेंट के लिहाज से तुम 40 लाख दोगी मुझे, और वो भी एक दिन के अंदर। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। इन 24 घंटों में या तुम 40 लाख की रकम वापस करो, या फिर दूसरा रास्ता उससे निकाह है, और निकाह की सूरत में मैं तुम्हारे भतीजे का इलाज का खर्चा उठाऊंगा, क्योंकि जिसको तुमने अपना बच्चा बना रखा है ना, वो तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी सहेली का अपना बच्चा है। तुमने कोर्ट स्टूडियो अच्छी बनाई हुई है, मगर तुम्हें पहली नजर देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम झूठ बोल रही हो। वो लोग पहली बार झूठ बोले और वो पकड़े जाते हैं, और मैं तो झूठ पकड़ने में माहिर हूँ इस माहम। फिर भी मैंने आपको जॉब दी। पूछे क्यों? माहम को तो सांस तक नहीं आ रहा था। वो कहाँ फंस गई थी? इसीलिए, ताकि आप मुझे पसंद आ गई थी। मुझे अपने लिए वो खुल्लम खुला इजहार कर रहा था। माहम तो जैसे काटो तो बदन में खून ना निकले। उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सच इतनी जल्दी सामने आ सकता है। अच्छा, अब ज्यादा परेशान ना हो, और मेरी डील पहले से भी ज्यादा मुनाफा बख्श है। आपके लिए अपने भतीजे का इलाज अच्छी जगह हो जाएगा, वो बच जाएगा, और आपको एक डिसेंट और वजीह शौहर मिल जाएगा। बच्चा साथ फ्री में। सोचकर बता देना मुझे। वो एक आंख दबाता हुआ बाहर चला गया। माहम ने एक लंबा सांस लिया, क्योंकि अब तक उसको सांस नहीं आ रही थी। हालत तैयार करके उसने एक सांस छोड़ी और इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। तभी उसे सामने दीवार पर छोटा सा कैमरा नजर आया। आखिर वो ऐसी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। तभी असद ने रोना शुरू कर दिया। असद को रोता देख उसे गोद में उठा चुकी थी, मगर दिमाग वहीं अहीं अटका हुआ था। डरते ही सही उसने एक बार फिर असद को डिब्बे का दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर सुलाकर बाहर निकल आई। टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा हारो इस वक्त अखबार पढ़ रहा था। जानता था कि वो लड़की अब आकर माफी मांगेगी, कुछ बोलेगी और उसकी दी गई ऑफर को कबूल कर लेगी। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई थी। और कुछ देर बाद वही हुआ। माहम जल्दी से उसके पास कहने लगी, सर, सबसे बड़ी गलती तो मुझसे ये हुई कि मैंने एग्रीमेंट से गौर से नहीं पढ़ा। फिर रही दूसरी बात, तो एक्चुअली सर, वो अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो मैं काफी एहतियात से काम लेती। मुझे नहीं पता था कि आप मुझ पर यूं नजर रख सकते हैं। उसकी मासूमियत पर वो दिल खोल कर हंसा था। आपको लगता है कि सब कैमरे का कमाल है? मैंने कहा ना कि आपको देखकर ही मैं जान गया था कि ना तो आप शादीशुदा हैं और ना ही बच्चे की माँ। कैमरा तो आपको सबूत दिखाने के लिए लगाया था, ताकि आप फिर से ना मुकर जाए। उसे जी बढ़ के तंग करके महफूज हो रहा था, और वो मुकम्मल तौर पर उसके शक्जे में आ चुकी थी। सोच लें, 40 लाख देना है या फिर 3 बार कबूल है कहकर अपनी और अपने भतीजे की जिंदगी आसान करनी है। इतना बुरा नहीं हूं मैं, कम से कम आपके मंगेतर से तो अच्छा ही हूँ। चाहे तो उसे कॉल कर लें। अगर वो मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं दे सकता तो गोली मारे ऐसे मंगेतर को। मैं आपको उससे ज्यादा खुशी दे सकता हूँ। वो महफूज सा होकर बोला और उसे दोराहे पर खड़ा करके चलता बना, और वहीं वो गिरकर टूट टूट कर रोने लगी। उसके पास तो भतीजे के इलाज के लिए 1 रुपया तक नहीं था। वो 40 लाख कहाँ से लेती? अगर वो हारून से शादी कर लेती तो ना सिर्फ उसके भाई का इलाज मुफ्त हो जाता, बल्कि वो कर्ज भी माफ हो जाते। एक गहरी सांस भरकर उसने असद को देखा और आखिरी बार से अपने मंगेतर को कॉल करना चाहा, जो शुरू से उसके साथ प्यार के बड़े बड़े दावे करता था। कहता था कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर दूंगा, वो कर दूंगा। जमीन आसमान की कलाबाजियां मिलाया करता था। माहम ने उसे कॉल की
पहले तो फोन बंद जाता रहा, फिर जब कॉल उठाई तो मुस्कुराकर माहम से बात करने लगा कि इतने हफ्ते बाद तुमने मुझे कैसे याद किया। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल चुकी होगी। और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वो कहने लगा, हाँ करता हूँ, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मगर हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो? क्या फुरकान ज्यादा बीमार हो गया? वो रोते हुए उसे कहने लगी, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर माहम का मंगेतर कहने लगा, हाँ हाँ बताओ कितने चाहिए, 1,000 चाहिए या 1 लाख? मैं अभी भेज देता हूँ। मगर वो रोते हुए कहने लगी, ये मुझे 40 लाख चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, अपने बॉस के सामने पकड़ी गई हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसे अगर 40 लाख ना दिया तो मुझसे जबरदस्ती निकाह कर लेगा। उसका मंगेतर सोच में पड़ गया। देखो माहम, तुम जानती हो कि मेरी तनख्वाह तो बहुत मुश्किल 1 लाख भी नहीं है। आधे से ज्यादा पैसे तो घर बेच देता हूँ, तुम्हें कहाँ से अदा करूंगा? तुम खुद ये हारून कर गई हो, इसके पास अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो मजलूम सा बन गया और माहम समझ गई कि उसकी किसी काम का नहीं है। उसे फोन बंद करके दूर फेंक दिया। रात के तकरीबन लगभग 11 बज चुके थे जब वो यूं ही गुमसुम सी बैठी हुई थी। वो सोच ही रही थी कि आखिर कैसे इस सब से निकले। जिन नजरों से हारून उसे देखता था वो बहुत तरसा हुआ दिखता था। ऐसा लगता था जैसे औरत जात के लिए उसके अंदर एक बेहिसाब तरफ मौजूद हो, ऐसी तरफ जो सामने वाले को झुलसा कर रख दे। वो तो ऐसे मर्दों से बहुत नफरत करती थी जो हर वक्त अपनी बीवी के साथ रोमांस करते रहते थे। वो अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक उसके बहुत करीब सीढ़ियों पर हारून आकर बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ स्वीटहार्ट, क्या अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई? 40 लाख का बंदोबस्त हो गया है क्या? उसे यूं अपने पास बैठा देख वो हैरान होकर फौरन उठ गई। हर तरह से तो वो उसे मजबूर कर चुका था और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब जैसे उसने सोचा, क्या प्लान है सुमा तुम्हारा? सुबह का, देखो मैं अब और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे बच्चे की जरूरियात पूरी करती हो तो साथ मेरी भी कर दोगी, तो क्या हर्ज है? वो बेबाकी की इंतहा पर था। अगर मैंने आपसे निकाह कर लो तो क्या आप मेरे भतीजे का ख्याल रखेंगे, उसका इलाज करवाएंगे? हाँ बिल्कुल करवाऊंगा। तुम्हारा भतीजा सेहतयाब होकर घर लौटेगा और चाहो तो अपने 100 कॉल बच्चे को भी इस घर में ले आना। तुम्हारे लिए सब बर्दाश्त कर लूंगा, वो शरारत से बोला। और माहम बगैर शर्मिंदा हुए उसे देखने लगी। फिर एक गहरी सांस निकालकर उसने शादी के लिए हाँ कर दी और हारून की आंखों में ऐसी चमक आई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही दिन वो दुल्हन उसके निकाह में आ चुकी थी, मगर वो असद के कमरे में थी। थोड़ी देर बाद हारून कमरे में आ चुका था। उसे सफेद कुर्ता शलवार पहनी थी, शायद अपनी निकाह की खुशी में। मगर माहम को कोई खुशी नहीं थी। वो तो एक मजबूरी के बंधन में बंध गई थी। हारून को देखते हुए बेड पर सीधी होकर बैठी, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। तुम्हें अब दुपट्टा मेरे सामने दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। उसके करीब आया और बेड पर बैठा। असद बेखबर सो रहा था। हारून ने उसकी गाल पर प्यार किया। तुम जानती हो, मुझे मेरे बच्चे से बहुत मोहब्बत है। इसके लिए रजाई माँ की तलाश में काफी अरसे से कर रहा था, मगर कोई मेरे मायार पर पूरा नहीं उतरी, सवाए तुम्हारे। अगर तुम इसके मायार पर पूरा नहीं उतरी थी फिर भी मैंने तुम्हें हायर कर लिया, क्योंकि मुझे तुम पहली ही नजर का इश्क तुमसे हो गया था। और मैं सोच चुका था कि असद को दूध ना पिला सकी तो कम से कम उसकी केयर तुम बहुत अच्छे से करोगी, क्योंकि तुम जरूरतमंद थी। शायद हम दोनों ने अपनी अपनी मजबूरियों का फायदा उठाया और घाटे में कोई भी नहीं रहा, इसलिए हिसाब बराबर समझो और वो दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लो तो बेहतर होगा। उसका हाथ थाम कर चूम रहा था। उसकी आंखें मखमूर थी। अजब सा नशा था जो माहम के सर में दर्द कर रहा था। देखे, मैंने निकाह तो कर लिया है, मगर मैं अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे। वो हिचकिचाती हो गई, हालांकि जानती ये कहना फजूल है। और उनकी आंखों में वो सब देख चुकी है जो करने का इरादा रखता था। अच्छा, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 1 घंटा या 2 घंटे? इससे ज्यादा नहीं दे सकता। प्लीज मेरी जरूरत को समझो। मैं मर्द हूँ जो औरत से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। असद के पास दूसरी केयर टेकर आ जाएगी, उसकी फिक्र मत करो तुम। वो जा चुका था और माहम के सामने सांसें थमने लगी। कैसा इंसान था वो, न जाने क्यों औरत की ख्वाहिश को समझता ही नहीं था। उसके मंगेतर ने उसे दगा दे दिया
और उसका शोर उसे जज्बात समझने से कासिर था। उसने अपने दिल को थपकी देकर सुला दिया और उस कमरे का रुख किया जहां उसे रात भर एक जुनूनी इंसान का जुनून सहना था। सुबह वो उठी तो घड़ी पर 10 बजे हुए थे। वो हड़बड़ा गई। असद का ख्याल आया। उसे रात देर तक जगाए रखा गया था। जिस्म अभी भी थकन ज़दा था, मगर वो उठी और दूसरे कमरे में आ गई। असद अपने झूले में खेल रहा था और वो बहुत मासूम और प्यारा बच्चा था। न जाने उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ दिया। उसे उठाकर वो नीचे लाउंज में ले आई। हारून ऑफिस जा चुका था। उसका नाश्ता मुलाजमा हारून के ऑर्डर के मुताबिक बना रही थी, मगर उसने ज्यादा हैवी नाश्ते से इनकार किया और ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर खाने लगी। उसे अस्पताल भी जाना था। भतीजे की कीमो सेशंस हो रहे थे जो बहुत तकलीफदा थे। अगर वो वहां नहीं होती तो दर्द से चिल्लाता था। नाश्ते के बाद वो ड्राइवर के साथ अस्पताल चले गए, मगर वहां फुरकान मौजूद ना था। उसके परेशानी से बुरा हाल हो चुका था कि वो कहाँ जा चुका भला। उसने हारून को कॉल की। हमारी बीवी को हमारा ख्याल दिन के 12 बजे आए क्या। फौरन तंज किया। माम ने उसको तंज को नजरअंदाज किया और फुरकान का पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ जा सकता है? हारून अपने कॉल का पक्का है। मैंने उसे दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है रात को ही। अब उसके पास बैठा हो, चाहो तो आकर देख लो। वो महफूज होकर बोला तो माम की जान में जान आई। और वाकई अपने वादे का पक्का निकला। उसके लिए यही काफी था कि फुरकान का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। वो वहां पहुंची तो फुरकान का कीमो सेशन हो रहा था। डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई कि 6 माह तक अगर उस बीमारी से लड़ता रहा तो ठीक हो सकता है। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। हारून ने इसकी खुराक का भी अच्छे से इंतजाम करवा दिया था, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए अच्छी खुराक बहुत जरूरी होती थी। माहम के लिए एक तरफ वो मेहरबान था तो दूसरी तरफ उसके अपने मामले में काफी जुनूनी था। वो चाहकर भी उसे रोक ना पाती थी। जब भी उसका जुनून उसके सर चढ़ने लगता, हर रात वो माम की संगत में गुजारता और उसे सोने नहीं देता था। अब की बीवी आपसे तलाक क्यों लेके गई थी? एक दिन वो हारून के पास आई और बोली। वो मुस्कुरा दिया। बस नाशुक्री औरत थी, उसे मेरी मोहब्बत रास्ते आई। हालांकि औरत तो मर्द की मोहब्बत और इल्तफात की भूखी होती है। मैंने उसे सर का ताज बना कर रखा, उसे इतना प्यार दिया, मगर फिर भी वो छोड़कर चली गई। बेवफा। मगर अब तुम तो नहीं जाओगी ना? उसकी कमर में हाथ डालकर बोला। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। बहुत मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे। वो फिर से खुमार ज़दा आंखों से बोला, जिन आंखों से माम को खौफ आता था। उसे जाते वक्त आपको जंगली कहा था। आई एम राइट? माम उसकी आंखों में देखती हुई बोली, अगर मेरी मोहब्बत से जंगलीपन लगती है तो ये इसका कसूर था। हालांकि मैंने उसे पूरी शिद्दत उस पर लुटाई थी और वैसे ही तुम पर लुटाना चाहता हूँ। उसे मजबूती से थामते हुए बोला, तो उसने बिल्कुल ठीक कहा था आपके बारे में। आप वाकई बहुत जंगली इंसान है। आपको औरत के एहसासात का कोई अंदाजा नहीं है। औरत को मोहब्बत चाहिए होती है, उसमें कोई शक नहीं, मगर इस तरह का जुनून और पागलपन किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि औरत बहुत नाजुक होती है। उसके एहसासात और जज्बात का ख्याल मर्द को ही रखना पड़ता है, मगर मर्द अगर उसे सिर्फ अपनी जरूरत और जुनून के लिए इस्तेमाल करे तो मर्द वाकई ही जंगली होता है। उसने बलाखिर वो बात कर दी थी जो कई दिनों से वो करने की कोशिश कर रही थी। हारून बिल्कुल साकित रह गया था। उसके हाथ माम की कमर पर ढीले पड़ गए। तुम औरतें होती ही नाशुक्री हो। उन औरतों से पूछो जिनके शौहर उनका मुंह तक नहीं लगाते, बल्कि दूसरी औरतों में मगन रहते हैं। मैं तो अपने आप को एक आइडियल शौहर मानता हूँ, मगर तुम्हारे मुंह से एक ऐसी बात सुनकर मुझे शौक लगा है। मेरा मकसद बस आपको हकीकत से आगाह करना था कि जिस तरह आप अपनी बीवी को ट्रीट करते हैं ना, ये मोहब्बत नहीं, जुनून है। और कोई भी औरत जिस तरह की मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकती। एक दिन आएगा जब मैं आपको आपकी बीवी की तरह छोड़कर चली जाऊंगी, मगर मैं मजबूर हूँ। आपके एहसानमंद हूँ। आप मेरे भतीजे का इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं, अपने वजूद की कुर्बानी भी दे दूं तो क्या बुरी बात है। एकदम से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। हारून ने एक झटके से उसे खुद से अलग किया। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखोगी। मेरी मोहब्बत को हवस का नाम दे रही है। मैं वो हूं जिसकी वजह से आज तुम अपने पैरों पे खड़ी हो। तुम्हारे भतीजे का ट्रीटमेंट चल रहा है, वरना तुम्हारा मंगेतर तो वो था जिसने तुम्हारी कॉल सुनना भी गवारा नहीं किया। मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ तक नहीं दिया। तुम जैसी औरतें ऐसे ही मर्द डिजर्व करती हो। चली जाओ यहाँ से।
आज के बाद तो मैं हाथ पे नहीं लगाऊंगा। हारून की आंखें सुर्ख अंगारा होने लगी थी। माम को उन आंखों से अब मजीद खौफ आ रहा था। आई एम सो सॉरी हारून, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, एहसास दिलाना था। बस उसकी गर्दन के गिर्द बाजू मल करके बोली थी और उसके लबों को हल्के से छुआ ताकि वो कुछ ठंडा हो। अब ये ड्रामेबाजियां मेरे सामने मत करो। मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ, तो यहाँ से जाओ। असद के पास चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। वो सिर्फ खुद से झटकता हुआ वॉशरूम की जाने चला गया और वो शिशुपज पे मुब्तला हो गई थी। अजीब दूध छाँव सा आदमी था। अगर उसने माम को घर से निकाल दिया और इसकी भतीजी का इलाज ना हुआ तो वो कहाँ जाएगी? ये ख्याल उसे पागल कर देने के लिए काफी था। उसे हर हाल में हारून को मनाना था। वो असद के कमरे में लेटी सारी रात उसी बारे में सोचती रही। वो असद का भरपूर ख्याल रख रही थी, मगर हारून की नाराजगी बरकरार थी। उससे बात भी नहीं कर रहा था। पहले जिसको देखकर माम कपकपाने लगती थी, जिसका वजूद माम को उलझन में मुब्तला करता था, आज वही शख्स उससे पहलू कतरा रहा था और माम को ये भी अच्छा नहीं लग रहा था। काफी दिन ऐसे ही गुजर गए। इससे बात तक करने की कोशिश करती थी और वो अपने कमरे में चला जाता। उसे जी भर के अफसोस हो रहा था कि उसने हारून से ऐसी बात क्यों की। जिस आदमी को खुद एहसास थी उसे एहसास दिलाने की क्या जरूरत। वो सारी सारी रात अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट फूंकता रहा था। उसने जितनी शिद्दत से इन दोनों औरतों को चाहा था, वो इतनी ही शिद्दत से दुत्कारा गया था। क्या वाकई वो इतना कसूरवार था? एक मोहब्बत का ही तो तलबगार था। उसमें क्या बुरी बात थी? एक ऐसी औरत के करीब कैसे जा सकता था जो इससे गिन खाती थी? मगर ये भी सर था कि उसके बगैर, उसकी संगत के बगैर वो रह ही नहीं पा रहा था। खुद पर जबर करके बैठा था। फुरकान के इलाज को 6 माह हो चुके थे और उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। माम उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। हारून ने अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ी थी, बल्कि उसके भतीजे को नई जिंदगी दिलाई थी और वो उसके जितना भी शुक्र अदा करती कम था। मगर वो कोई बात सुने तब ना। एक रात उसके सुलाने के बाद आईने के सामने खड़ी होगी, अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार किया, सुरख नाइटी पहनी। आज तो हारून किसी सूरत भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था और उसने ठान ली थी कि आज उसे मना कर ही दम लेगी। आखिर को वो उसका शौहर था, उसका पूरा पूरा हक था वहां पर। जब वो उसके कमरे के सामने गई तो हिचकिचाते हुए दरवाजा नॉक किया। वो जानती थी कि वो जाग रहा होगा, क्योंकि बालकनी से सिगरेट की धुएं की महक उसे यहाँ तक आ रही थी। हारून, प्लीज दरवाजा खोले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो जोर से चिल्लाए, मगर वो टस से मस भी ना हुआ। वो थोड़ी देर खड़ी सोचती रही, फिर बोली, हारून, असद बहुत ज्यादा रोए जा रहा है। जाने उसे क्या हो गया है, प्लीज आकर देखे ना। उसने अपने लहजे को तशवीशनाक बनाना चाहा। जानती थी कि अब तो हारून पाका चलाएगा, और ऐसा ही हुआ। उसे एक झटके से दरवाजा खोला। क्या हुआ असद को? हटो पीछे। वो एकदम अजलत से उसके सामने आया और माँ ने उसे दोनों कंधों से मजबूती से थाम लिया और अंदर ले गई। दरवाजा जोर से बंद किया। ये क्या हरकत है? मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो। उसे क्या हुआ है? वो सुर्ख आंखों से बोला। वो बिल्कुल आराम से सो रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ। आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे ना, इसलिए मैंने झूठ बोला। वो इसके करीब आती हुई बोली तो हारून चंद लम्हे उसे देखता रह गया। ये झूठ बोलने की आदत नहीं गई ना तुम्हारी? वो मुस्कुरा दिया। क्या करूं, सच आपको कड़वा जो लगता है, इसे झूठ का सहारा लेना पड़ा। मगर आज मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। आप वाकई एक परफेक्ट इंसान है, बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। आप जैसे चाहें मुझे ट्रीट करें, मुझे कोई मसला नहीं है। उस दिन न जाने मैं क्या कुछ बोल गई थी। आई एम सो सॉरी। वो रो देने को थी। मुझे तुम औरतों की समझ नहीं आती। जब तुम्हारे पास था तो तुम्हें उलझन होती थी, अब दूर हुआ हूं तब भी तुम शिकवा कर रही हो। क्या चाहती हो आखिर? वो जैसे जिद हो गया था। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे नाराज मत हो, बस मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके सीने में सर छुपाए बच्चों की तरह रोने लगी। बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिली। सब मोहब्बतें मुझसे छीन गई। कोई मुझे समझने वाला ही नहीं था। आप भी मुझे समझते ही नहीं है। बस मुझे लगा आपके लिए भी मैं सिर्फ जरूरत का सामान हूँ और कुछ भी नहीं, इसलिए मैं हर्ट हुई। मुझे माफ करते प्लीज। वो बच्चों की तरह रो रही थी और हारून को पहली बार एहसास हुआ
कि उस नाजुक लड़की के जज्बात के साथ खेल गया था। लड़कियों के एहसासात को हर मर्द नहीं समझ सकता, और आज हारून ये बात समझ गया था कि वो इससे क्या चाहती थी। ऐसी मोहब्बत जिसमें एहसास हो, सुकून हो। उसके बाल सहलाने लगा, उसे बच्चों की तरह पुचकारने लगा, चलो आ जाओ, यहाँ मेरे पास सो जाओ। उसे बेड पर लाया और उसका सर अपनी सीने पर रख दिया। तुमने ठीक कहा था, मैं वाकई जंगली बन गया था, मगर अब मैं नहीं। मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हें नहीं छूऊंगा, और वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसे पहले बैठ जाता था, आई प्रॉमिस। उसके बालों में उंगलियां चलाता उसे यकीन दहानी करवा रहा था, और माहम के वजूद में पहली बार हारून का लम्स सुकून दे रहा था। वो कब बेखबर सो गई पता ही न चला। इतनी देर से बाद किसी अपने की बाहों में उसे ये सुकून नसीब हुआ था जो शायद उसका मुकद्दर बनने वाला था।